नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 29 जनवरी 2022। स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। देखते हैं आज करंट अफेयर डिस्कशन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है कि लघु जो उत्पादन रहता है, ठीक है, लघु जो उपग्रह होता है सैटेलाइट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में है। तो ये प्रक्षेपण यान के बारे में हम जानते हैं कि इसके बारे में आप समझिए कि ये जो है सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये व्हीकल होता क्या है। ये जो आपने लॉन्चिंग व्हीकल का बात किया होगा, इसका मतलब होता है वाहन, वाहन या यान। यान मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का माध्यम हो, ठीक है। ये जो माध्यम है उसको हम क्या बोलते हैं, वाहन बोलते हैं। जैसे आपका जो मान लीजिए आप बाइक से यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं, ये भी आपका क्या हो गया, वाहन हो गया। उसी तरह से जो सैटेलाइट होता है, उपग्रह जो होता है, सैटेलाइट जो होता है, उस सैटेलाइट को पृथ्वी से जिस कक्ष में आपको पहुंचाना है, जैसे पृथ्वी के किसी कक्ष में पहुंचाना है या फिर आपको चंद्रमा पे भेजना है, तो ये जो ले जाया जाता है जिसके माध्यम से सैटेलाइट को यहाँ से, वो जो चीज़ें होती है, ये जो है ये एक क्या है, एक व्हीकल होता है। मतलब कि ले जाने का एक सवारी होता है। वो सवारी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें स्पेशल क्या चीज़ें किया गया है, ठीक है। तो आपने आई होप कि आपने समझ गया होगा कि व्हीकल मतलब क्या होता है। लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल मतलब कि उपग्रह को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए एक गाड़ी आप समझ सकते हो, एक की बाइक, ठीक है। तो ये एक क्या है, एक वाहन है, एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाया जाएगा। अब हम समझते हैं, ये आपका जीएस पेपर 3 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, जिसमें भारतीय संबंधी दिया हुआ है कि प्रौद्योगिकी में भारत में क्या क्या हो रही है, ठीक है। पीटी के लिए आप दे सकते हैं SSLV क्या है, अभी जो लॉन्च किया गया है। उसके बाद है PSLV क्या है और GSLV क्या है। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। ये सारे क्या है, लॉन्चिंग व्हीकल है। अब जब देखते हैं कि ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले हमने क्या किया था, पहले PSLV बनाया था। PSLV होता था जो कि व्हीकल को ही, मतलब कि उपग्रह जो है, उपग्रह को एक जगह से, सैटेलाइट को एक जगह से दो जगह तक ले जाने का एक यान था। उसके बाद हमने इम्प्रूव किया और उसके बाद हम गए GSLV की तरफ। ये जो PSLV है और GSLV है, यह भी वही वाहन ही है, लेकिन इसके लिए के ये जो है बहुत बड़ा बड़ा सैटेलाइट को ले जाने का इसके पास क्षमता था। छोटा भी सैटेलाइट ले जाया जाता था, लेकिन इसको ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्च आती थी। खर्च जो है, लागत जो है, वो लागत बहुत ज़्यादा आती थी। किसको ले जाने में, सैटेलाइट को ले जाने में, बड़ा बड़ा। तो चलो, बड़ा सैटेलाइट तो हम लेके चले जाएंगे, लेकिन मान लीजिए कि छोटा सैटेलाइट है, यदि आप ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है और कंपनी अपना पर्सनल सैटेलाइट यूज़ करना चाहती है, ठीक है। तो वो जो यूज़ करना चाहेगी, तो ये तो बड़ा सा व्हीकल पे आप नहीं ना ले जाओगे, तो इससे क्या होगा, लागत ज़्यादा होगा। लागत ज़्यादा होगा तो सैटेलाइट अंत में वो लॉन्च नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे इसरो ने एक काम किया है, इसरो बताया है कि अब हम छोटे सैटेलाइट को भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। छोटे सैटेलाइट के लिए भी लॉन्चिंग पैड बनाएंगे, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड, नाम से ही पता चलता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि सैटेलाइट में क्या क्या चीज़ें दिया है। ऐसे आपने समझ गए होंगे कि एक बड़ा सा है, जैसे मान लीजिए कि इसका वेट है 4 किलो 5 kg। तो ये सब सारे चीज़ें किससे ले जाया जाता था, PSLV से और GSLV से। लेकिन ये जो SSLV है, इससे छोटे जो किस्म का, छोटे जो आकार का सैटेलाइट होगा, उपग्रह होगा, उसको ले जाने में ये मदद करेगा। ये सैटेलाइट क्या किया गया है, स्वदेशी रूपी है, इसको निर्माण किया गया है। उसमें ये इसका जो SSLV क्या है, हमने बताया छोटे लेफ्ट यान है, जिसमें पोलैंड है, ठीक है, पोलैंड की क्षमता है। ये पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, इसको 600 किलो का ले जा सकता है। और सूर्य तुल्यकालीन जो कक्षा है, ठीक है, तुल्यकालीन जो कक्षा है उसमें 300 kg, इसमें 600 kg, उसमें 300 kg, ठीक है। यह छोटे उपग्रह पैड है। ये कहाँ पे विकसित किया जाएगा, इसको श्रीहरिकोटा में विकसित किया जाएगा, राइट। इसमें थोड़ा सा एक प्राइवेट एजेंसी को भी शामिल करने की बात की जा रही है, जिससे होगा। लेकिन इसके लिए जो बनाया गया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एक अलग से बनाया जाएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि इनकी क्या क्या सूचना दी जाएगी, इसमें आयाम क्या क्या हो सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई होगी वो 34 मीटर की होगी, व्यास जो होगा 2 मीटर का व्यास होगा, मास जो होगा वो 120 होगा। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी स्टेटमेंट टाइप से बन के आ जाता है, ठीक है। प्रणोदय जो होता है, प्रणोदय क्या है कि ये कितने चरण में है, 4 चरण में है। इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो 4 चरणों में है। यूपीएससी ने PSLV या GSLV के बारे में पूछा था, ये कितने चरणों में है, इसलिए इसको याद रखिएगा आप खास करके कि ये 4 चरणों में है। पहले जो 3 चरणों में है वो है कि
सॉरी HTPV है, उसके बाद है एक है VTM, ठीक है, VTM, उसके तहत इसको लॉन्च किया जाएगा। अब हम देखते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है, PSLV और SSLV में क्या अंतर है। हमने पहले ही बताया कि इसमें PSLV की लागत थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी लागत कम है। ये जो है लॉन्चिंग करने का जो पैमाना है इसका थोड़ा सा कठिन होता है, किसका, PSLV का, ठीक है, उसमें थोड़ा सा जटिलता है, लेकिन ये सरल है, सरल तरीके से इसको लॉन्च कर दिया जाता है। इस वेट जो है, इसमें हमने वेट बताया कि सॉरी, इसमें ये चीज़ें देखिए कि PSLV को करने में 600 अधिकारी लग जाते हैं, ऑफिसर लग जाते हैं इसको पूरा सिस्टम को चलाने के लिए। लेकिन SSLV को क्या है, सिर्फ 6 लोगों से ही इसको चलाया जा सकता है। इसके समय अवधि भी बहुत कम है, 1 हफ्ते में इसको लॉन्च किया जा सकता है आप सैटेलाइट को करके। उसके बाद SSLV है, उसका जो वज़न है वो 500 किलो है, ठीक है, 500 किलो तक उपग्रह को निचली कक्षा में। वहीं PSLV है वो 1000 तक ले जा सकता है। तो यहाँ अंतर है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि नाम ही से पता है कि स्मॉल मतलब छोटा, छोटा से यही चीज़ पता है कि ये कम चीज़ें लेके जा पाएगा, और PSLV जो है वो ज़्यादा ले जाएगा। यदि दोनों सेम रहता तो क्यों ज़रूरत थी इसको लॉन्च करने की, लॉन्च करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके लिए करीब हम 30 करोड़ रुपये की लागत से इसको हम विकसित कर रहे हैं। अब बात होती है कि इसको महत्व क्यों है, ठीक है, SSLV का महत्व क्या है। SSLV का महत्व ये है कि माइक्रो जो सैटेलाइट लॉन्च है वो किया जा सकता है, जिससे कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे कोई इंटरनेट के लिए हो सके, मैपिंग के लिए हो सके, हम अपने यहाँ पे इनोवेशन कर सके और हमारा भारत में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। क्योंकि आपको पता है कि डिजिटलीकरण बहुत तेज़ी से भारत में बन रही है। जब डिजिटलीकरण तेज़ी से हो रही है तो इस तरह के व्हीकल की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसमें निजी जो भारतीय उद्यमी है, ठीक है, उसके बीच में भी तालमेल बनाने की बात की जा रही है इसरो के द्वारा। तो इसरो ये मिलके ये चीज़ें करेंगे। ये अंतरिक्ष मंत्रालय जो है, इनका एक प्रमुख उद्देश्य है कि हम निजी भी ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो USA के अंदर, अमेरिका के अंदर SpaceX जो कंपनी है वो लोग सब यूज़ कर रहे हैं ना, वो लोग आगे कर रहे हैं। तो जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना ही हमारे यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी आएगा, तकनीकी आएगा, तो ये चीज़ें और आगे बढ़ेगी। बैक टू बेसिक, हमने पहले भी आपको बताया था कि हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, तो बेसिक को छोड़ेंगे नहीं, बेसिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करते ही जाएंगे। तो PSLV और GSLV, ठीक है, PSLV का हाइट जो है वो है 44 मीटर, और इसका जो हाइट है GSLV का हाइट है वो है 46, इसका है 44 मीटर, इसका है 49 मीटर। उसके बाद आप देख सकते हो ये कितना 2.5, इसका दोनों का सेम ही है। उसके बाद नंबर देख सकते हैं कितने स्टेज में है, तो 4 स्टेज पे ये है, 3 स्टेज पे ये है। UPSC यही से क्वेश्चन बनाया था कि GSLV जो है वो 4 स्टेजों में MK3 करके जो होता है, इसका Mach 1 Mach 3 ऐसे करके इनको बताया गया, ठीक है। इसमें इनको पहली बार कब किया गया था, 20 सितंबर 93 में इसको किया गया था, 20 सितंबर, इसको अप्रैल 2001 में किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। इसमें वही 3 स्टेज 4 स्टेज के बारे में बताया, फर्स्ट स्टेज में क्या है, सेकेंड स्टेज में क्या है। सेशन का जो PDF है, उस सेशन का PDF को डाउनलोड करने के लिए आप बुद्धा डालिएगा, ठीक है, बुद्धा IS, आप टेलीग्राम पे जाइएगा, इसमें या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके, मैं डेली का क्यूज भी लाता हूँ। तो जो करंट अफेयर से संबंधित क्यूज होता है वहाँ पे क्यूज भी आता है, तो आप क्यूज भी सॉल्व करते हैं। आपने क्या पढ़ा तो उससे क्या क्या सीखा, तो क्यूज डेली का सॉल्व कर सकते हैं, और करंट अफेयर का जो PDF है उसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, अमेरिका में जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम क्या है, ठीक है, अमेरिका में प्रतिस्पर्धा अधिनियम है। मैं आपको सिंपल भाषा में इसको समझाता हूँ। देखिए क्या है ना कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए ना कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गया, खासकर विश्व में चाइना के ऊपर ज़्यादा हम लोग क्या हो गया, डिपेंडेंसी हमारा हो गया है, हम उनके ऊपर है। उसी तरह से अमेरिका भी हो गया है। जिस तरह से भारत में आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर अभियान जो हम चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत वही चीज़ है। तो उसी तरह से USA में भी खुद के तरह, मतलब आप अपने यहाँ, हम अपने यहाँ पे हर चीज़ बनाने के लिए, तो उसी तरह से USA भी चाहता है कि हमारे यहाँ पे सारे चीज़ों को बनाया जाए। तो इसी के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये एक्ट को, अधिनियम को लेके आए हैं कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम है, इसको इन्होंने लेके आया है, जिससे कि क्या हो कि आर्थिक जो शक्तियाँ है, आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम 2022 लेके आया गया है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक गतिविधि कर सके, प्रौद्योगिकी में पूरी जो हमारा प्रतिष्ठा है, भारत USA को जो प्रतिष्ठा है वो बरकरार रखे, और कहीं ना कहीं आपके डिपेंडेंसी दूसरे देशों से आपके अपने खुद पे करेंगे तो इससे ज़्यादा होगा। और नए जो वीज़ा स्टार्टअप है, वीज़ा में भी इसको सुविधा दिया जाएगा। अब बात किया जा रहा है कि अरे हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं,
आप ये भी बात करेंगे ना कि सर यहाँ वहाँ पे वो चीज़ें बात की जा रही है तो हमें क्यों करना जरूरी है, तो वो चीज़ें हम नीचे में पढ़ेंगे कि भारत से इसका भारत पे क्या प्रभाव हो सकता है। ठीक है, अब देख सकते हैं ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मतलब छोटे उत्पाद के लिए हम यूएसए क्या है दूसरे देशों पे ज़्यादा है, तो उसमें जो आपूर्ति श्रृंखला जो लचीला और विनिर्माण में सुधार किया जाएगा इससे संबंधित। इससे आपको ध्यान में दिया जाएगा कि सामाजिक आर्थिक असमानता, जलवायु और अप्रवास को वो चीज़ों को भी देखा जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को चाइना पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाएगा, जिस तरह से चाइना में किया है उसी तरह से यहाँ पे विनिर्माण का काम सुविधा से ज़्यादा चीज़ें किया जाएगा। अब चलते हैं कि अधिनियम की प्रावधान क्या है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, स्टार्टअप को ऑन करें, स्टार्टअप की स्वामित्व को हितों को देखते हुए। उसके बाद जो विश्व में जितने भी नागरिक है विदेशी नागरिकों का, ठीक है, उनको भी यहाँ पे लाया जाए यदि उनके पास क्वालिटी है। यदि आपके पास क्वालिटी है तो उनको भी यूएसए में ला के उनको हम यहाँ पे जॉब देंगे, सारे काम करने का काम करेंगे। जैसे प्रवासी वीज़ा में इन्होंने कुछ सुधार किया है, तो प्रवासी वीज़ा अब भारत के हित के लिए बात किया जाता है कि भारत के हित में पे बहुत सारे प्रवासी जो है भारतीय प्रवासी वो यूएसए में जाके काम करते हैं। ठीक है, जो यूएसए में जब काम करते हैं, सॉरी यूपीएससी लिख लेते हैं, यूएसए में जब जाके काम करते हैं तो वहाँ पे हमारा H1B वीज़ा, ठीक है, ये वीज़ा सब है। तो हमारे यहाँ पे पता है आपको कि जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा होने के साथ साथ थोड़ी सी जॉब की कमी हमें देखने की मिलती है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। लेकिन आप दूसरे देशों में जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमारे भारतीय इतना टैलेंटेड होते हैं कि दूसरे देशों में जाके ये खासकर वहाँ पे जाके चीज़ें इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो इसलिए भारत की जो वहाँ की जो कंपनी है, यदि इस तरह के सरकार H1B वर्कर जो वीज़ा होता है, परमिट होता है, उसमें यदि सुधार लेके आए, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भारत सबसे ज़्यादा इस कंपनियों में जाके हमारा जो विश्व में ना लोहा माना जाता है, किसमें, सर्विस सेक्टर के लिए, सेवा क्षेत्र में हम विश्व में लोहा माना जाता है हमारा, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इसलिए हम वहाँ पर हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा चीज़ें इस्टेब्लिश होकर आ जाएगा और भारत में इसको ज़्यादा लाभ होगी भारत को। ठीक है, तो आपने समझ लिया ना, हम कुशल और जितने भी चीज़ें हैं कामगार, और उससे यदि भारत के प्रवासी यदि दूसरे देशों में जाकर करते हैं तो हमारा जो इनकम है वो भी इनकम बढ़ेगा। ठीक है, और यदि दूसरे देशों में रहता है तो उनके साथ रिलेशन भी अच्छा होता है हमारे देशों का। यदि भारत के प्रवासी यूएसए में जाके रहते हैं तो भारत का और यूएस का रिलेशन भी अच्छा होगा इंडिया का। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंगल है जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। आपने इसको डिटेल में हमने इसको जान लिया कि ये चीज़ें क्या है इस अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम के बारे में इसे ज़्यादा नहीं जानना है, बस यही चीज़ें जानना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो डंपिंग रोधी शुल्क क्या है। ठीक है, डंपिंग रोधी शुल्क जो है उसके बारे में हम जानेंगे कि डंपिंग रोधी शुल्क क्या है। अब हम इसको समान भाषा में समझते हैं, उसके बाद आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है कि किसी भी देश में, मान लीजिए कि भारत है, ये भारत है और ये चाइना है या फिर दूसरे कोई कंट्री है। ठीक है, ये कंट्री है, ये इंडिया है और इसके साथ साथ इनके जो अलग अलग कंट्री है। मान लेते हैं कि चीन में कोई भी सामान मान लीजिए कि फ़ोन में आप जो जिस फ़ोन से आप मोबाइल से देख रहे हैं वो फ़ोन वहाँ पे उत्पादन किया जाता है। जब उस फ़ोनों का उत्पादन होगा या किसी भी चीज़ों का उत्पादन होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सस्ता हो जाता है, वहाँ पे फ़ोन सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, जब वहाँ पे सस्ता हो जाता है फ़ोन तो वो किसी भी देश में, मान लेते हैं कि भारत है तो भारत में क्या करेंगे, ये आके ये डंप कर देते हैं। डंप करते हैं मतलब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा फ़ोन का उत्पादन कर लिया और एक ही बार में आके भारत में ये फ़ोन को लॉन्च कर देंगे। और जब ये फ़ोन को लॉन्च करेंगे तो ये क्या करेंगे, बहुत सस्ता, यदि 5,000 का कोई फ़ोन है तो ये 3-3 हज़ार का फ़ोन बेचना स्टार्ट कर देंगे। और ये 3-3 हज़ार का फ़ोन बेचेंगे तो क्या होगा कि दूसरे जो कंपटीटर जो है, मान लीजिए कि एक्स कंपनी है जिसने फ़ोन बनाया चाइना में और उसने डंप कर दिया कहाँ पे, भारत के अंदर। अब दूसरे जो जैसे सैमसंग है, दूसरे जो फ़ोन है वो फ़ोन क्या करेगा, उसके मुकाबले में टिक नहीं पाएगा। कस्टमर जो है कौन सा फ़ोन लेना पसंद करता है, जो सस्ता फ़ोन हो और आपको फीचर मिल जाए और थोड़ा सा जो सस्ता हो। ठीक है, यदि कम पैसा रहेगा तो वो चीज़ें लेना पसंद करेंगे। हम लोग क्या देखते हैं कि सेम फीचर में यदि आप कंपनी नहीं देखते, हम फीचर देखते हैं, किस फीचर का हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो जब ये चीज़ें डंप कर देगा तो दूसरा जो कंपटीटर जो प्रतियोगी मोबाइल कंपनी है, वो मोबाइल कंपनी क्या हो जाएगा, एक टाइम आने के बाद वो मोबाइल कंपनी बंद हो जाएगा। जब वो मोबाइल कंपनी, हम मान के चलते हैं, थोड़ा सा आप यहीं पे देखिएगा, ठीक है, तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। जब ये बंद हो जाएगी तो कुछ अभी तो नहीं, 2-3 साल के बाद ये क्या होगा कि
एक तरफा इनका क्या हो जाएगा, किसी भी बाजार में अपनी दबदबा हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगा। मोनोपोली मतलब एकाधिकार हो जाएगा किसी भी बाजार पे। अब ये भारत पे तो अभी सस्ता बेच रहा था, लेकिन आने वाले टाइम में भारत पे इसका एकाधिकार हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगी ये कंपनी प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। तो अपने मुनाफा पहले ये करती है। जैसे आप देख सकते हो जियो के टर्म में वही हुआ था कि जियो जब आया तो फ्री दिया, उसके बाद देखे आपने कि बहुत सस्ता किया। अब देखिए कि जियो का थोड़ा सा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुका है प्राइस, राइट। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था कि उन्होंने एक तरफा अपना एकाधिकार शामिल कर लिया उस बाजार पे नेटवर्किंग में। तो ये चीज़ें हमने समझ लिया कि किस तरह से ये काम करती है। इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं हम चीज़ों की ओर। तो इसी चीज़ के लेके हमने देखा कि दूसरे कंपनी भारत में आके चाइना ने क्या किया, डंप कर दिया सामान। अब डंप कर दिया तो भारत का जो छोटा छोटा जो उद्योग है, यदि छोटी छोटी मोबाइल बनाने वाली जो कंपनी है, वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। जब ये मोबाइल कंपनी ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉब भी ख़त्म हो जाएगा ना। जो जॉब है वो तो जॉब ख़त्म हो गया। अब जब जॉब ख़त्म हो गया तो लोगों के पास रोज़गार नहीं रहेगा, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा। तो क्या होगा, पैसा नहीं होगा तो असंतुलन हो जाएगा। हमारी जो कंपनी है वो कंपनी असंतुलित हो जाएगी, वो कंपनियां बंद हो जाएगी। तो सरकार इसको संरक्षण देने के लिए, सरकार इसको बचाने के लिए एक कर लगाती है, ठीक है। एक कर लगाती है कि यदि चीन से कोई सामान आएगा, यदि डंप किया जाएगा तो इसको यहीं पे रोको आने से पहले, और उसके ऊपर ऐसा कर लगाओ। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल 3000 में डंप करना चाहती है तो उसके ऊपर 2000 क्या कर दो, 2000 का क्या कर दीजिए आप, डंपिंग टैक्स लगा दीजिए, डंपिंग कर लगाइए। अब जब डंपिंग कर ये लगेगा तब इसका दाम कितना हो जाएगा, 5000। अब क्या होगा, ये 5000 में जब आएगी तो दूसरा भी मोबाइल क्या है 5000 में बिक रहा है और ये भी मोबाइल 5000 मिल रहा है, तो ये क्या किया जाएगा, संतुलित किया जाता है बाजारों को। आई होप कि आपने समझ लिया होगा इसके बारे में। चलिए आप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि अब क्या चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें हैं कि आप इसको जीएस पेपर 3 में उदारीकरण, भारत में जो उदारीकरण है इस चीज़ों को लेके है, तो अपने औद्योगिक विकास में उनकी प्रभाव क्या है। तो ये मेंस का जो पेपर है इससे आप संबंधित कर सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये मेंस के लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन पीटी में आपको ये डंपिंग जो कर है उसके बाद में बारे में पूछ लिया जाएगा। अब देखिए भारत में हमने बताया, वही चीज़ें बताया कि शिकायत आती है कि चीन, ताइवान और वियतनाम से जो सामानें आती है उसमें क्या होता है, यहाँ पे ये लोग डंपिंग करते हैं, ठीक है, डंप कर देते हैं। तो इसके लिए ये कर लगाया जाएगा। इसमें क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि हाँ देखा गया है कि डंपिंग जो चीज़ें किया गया है वो बहुत सस्ते में और इसमें आयात में वृद्धि हो रही है। वृद्धि के कारण घरेलू जो उद्यमी है उसका नुकसान हो जाता है। ये हम सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं सिर्फ एक स्टोरी के माध्यम से। इसके लिए क्या बनाया गया है, इसके लिए जो बनाया गया है वो बनाया गया है कि व्यापार उचार जो महानिदेशालय है, ठीक है, महानिदेशालय, उनके द्वारा एक चीज़ें बनाया जाएगा जो कि जिनका काम है कि इनका जो डंपिंग होता है उसको शुल्क को सिफारिश किया जाएगा। और ये जो चीज़ें किया जाएगा कि आप पूछोगे क्या इससे डब्ल्यूटीओ का नाराज़गी नहीं है, नहीं, डब्ल्यूटीओ को कोई नाराज़गी नहीं है। डब्ल्यूटीओ कहता है कि आप यदि अपना सामान को थोड़ा सा संरक्षण देना चाहते हैं और यदि कोई देश डंपिंग करता है तो आप कर्तव्यों के साथ उसको लगा सकते हैं। कर्तव्यों के साथ ऐसा नहीं कि दूसरे देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो, ऐसा भी नहीं, लेकिन कर्तव्य ये बनता है कि आप बैलेंस बनाने के लिए चीज़ों को कर सकते हैं। डंपिंग क्या है, वही चीज़ डंपिंग दूसरे देशों जो होती है उसे एक देशों में लाया जाता है। उससे क्या होता है, आमतौर पे जो घरेलू बाजार है उसमें क्या होता है कि उनका नुकसान होता है, राइट। ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब ये भी हमने देख लिया कि डंपिंग रोधी शुल्क जो है, ये सारी चीज़ें हमने देखा, इससे अर्थव्यवस्था को क्षति होती है और बैलेंस बनता है। भारत का तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन ये इसके लिए काम करता है। तो वाणिज्यिक विभाग के अंदर जो एंटी डंपिंग शुल्क है वो उसके लिए कैसे सिफारिश की जाती है, ठीक है, वाणिज्यिक विभाग के द्वारा। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, राजस्व विभाग में ये चीज़ें इनको सिफारिश बार बार करते रहते हैं। अब हम इसका टर्म में देखेंगे कि हमने वही देखा कि डब्ल्यूटीओ जो है इसके लिए क्या करती है, डब्ल्यूटीओ का क्या कहना है। तो डब्ल्यूटीओ का एक कहना है कि कर्तव्य के साथ आप इसको ड्यूटी को लगा सकते हैं, इसमें आप संरक्षण कर सकते हैं। एक तरह से इसको हम संरक्षण की नीति भी कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संरक्षण करने की भी एक विधि है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को संरक्षण कर पाते हैं। चलिए हमने यहाँ तक देख लिया। अब हम आते हैं बैक टू बेसिक हम नहीं छोड़ेंगे, बेसिक ही हमारा पूरा बैकबोन है। जो भी हम पढ़ते हैं उसकी बेसिक ही हमारा बैकबोन है, इसी के ऊपर सारा चीज़ें टिका रहता है। काउंटर वेलमिंग जो ड्यूटी है CVD क्या है, ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये क्या है, यह भी एक प्रकार का शुल्क है।
यह शुल्क क्या होता है इसको भी हम समझाते हैं एक स्टोरी के माध्यम से, सिंपल सा समझ लीजिए। अब समझिए क्या है कि जब ये चाइना में कोई कंपनी एक्स कंपनी क्या कर रही थी, फ़ोन बना रही थी। अब फ़ोन बना जब रही थी ये एक्स कंपनी, तो चाइना की जो सरकार ने क्या किया, इसको बनने में लागत लगा 5,000 रुपया। अब ये कंपनी ने क्या किया, चाइना की सरकार ने क्या किया, 2,000 रुपये का सब्सिडी दे दिया। अब 2,000 का सब्सिडी दे देगी तो क्या हो जाएगा, इसका प्राइस कितना हो जाएगा। हमने देखिए याद करिए आप, कारक लागत क्या होता है, जितना होता है। और कारक लागत में उसके बाद जो बाजार लागत होता है, बाजार लागत क्या होता है कि जितना भी उत्पादन है कारक लागत है। कारक लागत प्लस टैक्स और माइनस कर देते हैं हम सब्सिडी को, ठीक है। सब्सिडी को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कारक लागत क्या है, जितने इसके मजदूरी में पैसा लगा, कच्चे माल आने में जितना चीज़ें लगा, इन सारे चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये कारक लागत मतलब फैक्ट्री कॉस्ट इतना हुआ, ये फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। बाजार लागत में भी होता है। तो सरकार क्या करती है कि सरकार एक चीज़ें दे देती है इन लोगों को कि सब्सिडी दे देती है। अब इन्होंने 2,000 का सब्सिडी दे दिया तो इसका दाम हो गया 3,000 रुपया। अब कोई भी दूसरे देशों में जाकर ये कंपनी यदि अपना सामान निर्यात करती है तो वहाँ पे क्या होगा, इनकी सामान जो है सस्ता आएगा। तो वही चीज़ है। तो इसी चीज़ों के लिए भारत में क्या किया जाता है, ये टैक्स लगाया जाता है। यह एक तरीके का शुल्क है। तो इस चीज़ को आपने समझ गया होगा, कभी कभी ये चीज़ें होती है। अब यह कैसे काम करता है, ये जो काम करता है तो खासकर हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, जो सब्सिडी है, उस सब्सिडी को करके कम कीमत कर दिया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, राइट। इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद है CVD और भारत। CVD में भारत की क्या चीज़ें हैं, तो WTO जो है अपने सदस्यों के लेके प्रति संतुलन शुल्क लगाने की अनुमति देता है कि आप लगा सकते हो, क्योंकि आप क्या करें कि अपनी जो आपका जो बाज़ार है, घरेलू बाजार और जो विदेश से जो सामान आती है उसको अपने घरेलू बाज़ार को बचाने के लिए ये चीज़ें आप कर सकते हैं। भारत की प्रतिक्रिया क्या है, उसका उपयोग क्या चीज़ें लगाया जाता है, तो यही चीज़ें भारत की प्रक्रिया है। ये चीज़ें भारत में किया जाता है। ये जो किसके द्वारा किया जाता है, वाणिज्यिक विभाग, एंटी डंपिंग एवं संबंधित जो शुल्क महानिदेशालय है उनके द्वारा, महानिदेशालय के द्वारा, इनके द्वारा ये चीज़ें किया जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। अभी कौन है इसके मंत्री, आई थिंक पीयूष गोयल जी है, ठीक है, उद्योग मंत्रालय के। तो ये चीज़ें हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किया कि ये डंपिंग वाला है क्या है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, यदि आपको दिक्कत होता है डिस्कशन में कोई चीज़ें, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर आप ये चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम आगे आने वाले टाइम में आप इंप्रूव करेंगे, क्योंकि जितना आप सजेशन देंगे हम उतना ही इंप्रूव करते जाएंगे। तो आपके सजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कमेंट हमें ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पर नया है तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें कि उनके पास भी जाके, क्योंकि हमारी जो हिंदी मीडियम, देखिए चीज़ें आपको इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कशन मिल जाएगा, लेकिन कंटेंट जो वहाँ पे लिखा रहता है वो इंग्लिश में लिखा रहता है। तो हो सकता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें कोई चीज़ें दिक्कत आ जाए। तो इसलिए हमने कोशिश किया कि हिंदी मीडियम में कोई ऐसा चीज़ें कम समय में डिस्कस करके नहीं आ रहा था, तो हमने आपके साथ आके कि हम आपको हेल्प करें थोड़ा सा। तो इस चीज़ों के लिए हम आए। यदि आपको इसमें सुधार की ज़रूरत है, आप आगे चलेंगे, हम हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से, जिसके कारण से आपको एक पैकेज मिल जाए। हिंदू का डिस्कशन दूसरे चैनल पे भी आता है, लेकिन हो सकता है कि वो चैनल डिस्कशन करते हैं लेकिन उनका इंग्लिश में कंटेंट होता है, लेकिन हम जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो हिंदी में कंटेंट रहेगा। आप इस कंटेंट को, सेशन को देखिए और एक बार PDF जाके पढ़ लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। PDF आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ी सी मिस कर सकते हैं, तो PDF आप ज़रूर पढ़ें जिससे कि आपको लाभ होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसे तो डालना चाहिए था एडिटोरियल डिस्कशन में, लेकिन हमने देखा कि ज़्यादा आर्टिकल नहीं था, तो आज हमने मेंस का भी टॉपिक यहाँ पे ऐड कर लिया। ये टॉपिक ये है कि बैंकों में धोखाधड़ी की जांच की तत्काल आवश्यकता है। अब ये आवश्यकता है क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहले के तुलना में इस साल में जो हमारे यहाँ पे जो धोखाधड़ी है, बैंकों का धोखाधड़ी, उसमें अधिक वृद्धि हुई है। हमें देखने के लिए मिला है, या भारतीय अर्थव्यवस्था से लिंक कर सकते हैं। जब अधिक वृद्धि हुई है तो क्या, कहाँ धोखाधड़ी होता है, किस किस क्षेत्रों में होता है? तो आप देख सकते हैं कि वित्तीय जो बैंकिंग संस्थान है उसमें इस चीज़ों को लेकर धोखाधड़ी होती है। संपत्ति को छीनने, डाटा को चोरी, साइबर अपराध हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। आप लोग के पास भी बहुत ज़्यादा कॉलिंग आता होगा कि सर ये चीज़ें हो रही है, आपको ये चीज़ें देना चाहिए, आपको फ्री में
फ्री में लोन प्रोवाइड किया जाएगा कि आप इतना प्रोसेसिंग चार्ज भेज दो, आपको 10 लाख का लोन मिल जाएगा, जबकि आपने लोन अप्लाई भी नहीं किया। इन सारी चीज़ों से आप खासकर दूर है। एक ही मेरा कहना है कि देखो ये जो अभी जो टाइम है ना, उसमें कोई भी आपको 1 रुपया जो है ना वो फ्री में नहीं देने वाला है। तो ये जो लकी ड्रॉ आता है, केबीसी से आपने जीत लिया है, ये कोई नहीं होता है, सब आपके साथ फ्रॉड होने वाला चीज़ें होती है। तो आप जितना सतर्क रहेंगे, दूसरे को भी जागरूक करें, अपने फैमिली को भी जागरूक करें कि ऐसा कॉल या ऐसा चीज़ें आती है तो उनसे आप दूर रहा करें। तो देशों की ओर देखते हैं, दस्तावेज में गड़बड़ी होती है, विभिन्न श्रेणियों में किया जाता है। उसके बाद अपराध के जो विश्वास है उल्लंघन किया जाता है, जिससे कि धन का क्या हो, हेराफेरी हो, खाते का हेराफेरी कर दिया जाता है, अकाउंट का, ठीक है। विदेशी मुद्राओं में लेन देन में अनियमितता आती है, अवैध असंतुलन बनता है, असंतुलन बुझिए ना, वो अवैध बनता है, ऊपर नीचे वो चीज़ें हो जाती है। लापरवाही से नगद की जो विकल्प होते हैं ना, लापरवाही होती है नगद में लेन देन करने के लिए। अब चीज़ें होती है कि धोखाधड़ी का जो पैमाना होता है ये कहाँ से मापा गया है, कैसे मापा गया है। तो हमारी जो आरबीआई है, आरबीआई जो है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ट्रेड एंड प्रोग्राम ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ये एक रिपोर्ट लेके आया जाता है, इनके द्वारा रिपोर्ट आते हैं। इस रिपोर्ट के तहत ये बताते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या धोखाधड़ी हुआ। तो इनका कहना है कि हमारे इस साल में, ये जो रिपोर्ट के माध्यम से बता रहे हैं कि इस साल में धोखाधड़ी का जो मामला है वो पहले से बढ़ा है। पहले था 34, ले सकते हैं कि 3500, अभी जो हो गया वो 4000 के आसपास हो गया, 4071। तो ये मामला कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। लेकिन बट एक चीज़ हुआ है कि धन जो है ना, धन का जो लेन देन है उसमें कमी आई है, ठीक है। ये 36,000 करोड़ है, यह पहले था 64,000, तो इसमें कमी आई है। तो लेकिन इसके तहत भी फिर तो प्रॉब्लम है ही। इस तरह धोखाधड़ी का क्या कारण हो सकता है, ठीक है। मेंस का हम डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, क्या कारण है, ये पूरा हम डिस्कस इस तौर पे ही करते हैं। धोखाधड़ी में वृद्धि से जो वर्किंग, जो रिमोट वर्किंग जो मॉडल होता है उसके कारण होता है, ठीक है। गैर शाखा बैंकिंग कार्यक्रम आप देख सकते हो कि आजकल क्या है कि आप आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। तो जो आधार कार्ड से पैसा निकाला जाएगा, तो जो मतलब आप देख सकते हो कि गांव में क्या होता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होता है, वो बताए कि आप 1000 निकाल दो। अब उनको ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो जो डालने वाला है, जो 100 वाला, वो 1000 के बदले 1500 डाल दिया, तो उनको तो उतना नॉलेज है नहीं ना, उनका मोबाइल लिंक नहीं है, उनको मैसेज देखने नहीं आता है कि हमारे मोबाइल से कितना पैसा कटा। तो ये सारी चीज़ें तो तेज़ी से निभा रही है, आगे बढ़ रही है, उससे भी ये अपराध हुआ है। आप लगातार देख सकते हो, छोटे जो कारोबारी होते हैं, छोटे जो कारोबारी होते हैं, वो लोन लेते हैं, लेकिन बट उस लोन को चुकाने में बैंक क्या होता है, लगातार उनके ऊपर निगरानी नहीं कर पाता है, ठीक है, उस पर नज़र नहीं बना के रख पाते हैं। उसके बाद है बैंकों की जो धोखाधड़ी है, उसमें जो खुदरा बैंकिंग है, वो सारी चीज़ें इसका भी प्रमुख कारण है। अब बढ़ती धोखाधड़ी का क्या प्रभाव हो सकता है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है। इसके प्रभाव से ये होगा कि कस्टमर को क्या होगा, ग्राहकों को बैंकिंग जो सिस्टम है उससे विश्वास हटेगा। आपको भी पता है ना, यदि बैंक आपका पैसा, बैंक में आप क्यों रखते हो, पैसा सुरक्षित रखने के लिए। जब आपका पैसा ही बैंक ना रख पाए तो आपको तो विश्वास हटेगा ना बैंकों से। उसके बाद है दिए गए जो ऋण है कि उनका जो जमा करता है वो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या है कि ऋण की जो सही अनुरूप जमाकर्ता को वो लाभ नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ें होगी, उससे बैंकों का क्या होगा, पतन होगा। जब लोन मिलता है, मान लीजिए कि लोन मिलता है, कोई जमा नहीं करता है, तो क्या हो जाता है, बैंकों का एनपीए हो जाता है। एनपीए का तो प्रभाव जनता को भी पड़ता है ना। अब टैक्स आपने क्या, उससे क्या होगा, बैंकों का पतन हो जाता है। अब बैंक क्या हो गया, उनकी बैलेंस शीट बहुत कमज़ोर हो गई। अब कमज़ोर होने से उनका एनपीए बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी बैंकों को विलय करना पड़ सकता है, जो सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा बैंकों को विलय किया जाता है। हो सकता है कि आपका भी बैंक, जिस बैंक में आपका एक खाता था, उसका बैंक का विलय हो गया होगा, राइट। उत्पादन गतिविधियों में जो ऋण का सहायता है उससे वंचित हो जाता है। देखिए अब उत्पादन जो होता है उससे क्या होगा कि ऋण जिनको मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए, अब ये लोन मिलेगा, उत्पादन जो करने वाला है तब तो वो उत्पादन करेगा, और जब ये उत्पादन करेगा तब तो किसी को रोज़गार मिलेगा, उसको मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी तो रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तब तो जनता के पास पैसा आएगा। तो यही सिस्टम चलता है। तो अब बैंक को ही पैसा, उस जो उद्यमी है, उद्योगपति है, उसको ही यदि लोन बैंक नहीं दे पा रहा है, बैंक के पास खुद से जो लोन दिया है पहले वाला वो उनके पास नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, वहाँ से नहीं हो पाएगा। अब लोन जिन व्यक्तियों को चाहिए, जो अर्थव्यवस्था चला रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था चलेगी, वही तो पैरामीटर खत्म हो गया ना, चेन ही खत्म हो गया। तो ये सारे समस्या हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आगे क्या करना चाहिए, आगे का राह क्या होगी, ठीक है। आगे का राह यही कि क्या जाता है कि सरकार,
इनको स्वायत्ता देनी चाहिए। बैंकों को, सरकारी बैंकों को एकमात्र रास्ता है कि उनको स्वायत्ता दीजिए। और जो स्वायत्ता मतलब ये होता है कि उनमें जो नौकरशाही का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब राजनीति हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई लोकल नेता है, वो बैंक में जाता है, बोलता है कि आपको ये जो फला ए पर्सन है, इस ए पर्सन को आपको क्या करना है, लोन देना है। अब ये पता नहीं कि ए पर्सन क्या करेगा आगे जाके। अब ये राजनीति दबाव में क्या आता है कि सर इनको बैंकों को लोन देना पड़ता है, और आगे आके ये जो ए पर्सन जिसको लोन दिया था वो भाग गया, वो पैसा जमा नहीं किया। और जब वो पैसा जमा नहीं किया तो कहाँ पे इसका तो एनपीए हो जाएगा, तो बैंकों का तो स्थिति ऐसे ही डाउन हो जाएगा। तो इनको क्या करना चाहिए, स्वायत्ता देना चाहिए। ये जो राजनीति और तानाशाही और नौकरशाही है उनसे, हस्तक्षेप से ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद एक केवाईसी का जो मापदंड है, जो ग्राहक अपने ग्राहकों को मतलब कि ग्राहकों को लेके रोज एक जागरूकता भी ज़रूरी है। आप जागरूकता करिए कि आपको जो फ़ोन आता है, बैंकिंग सिस्टम होता है, इसमें आप चीज़ें करें। हाल ही में यही बताया गया था कि आई थिंक मुझे लगता है कि इलाहाबाद कोर्ट या कोई कोर्ट की जजमेंट आई है हाई कोर्ट की, कि यदि बैंकों का धोखाधड़ी होता है, यदि बैंकों से पैसा जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बैंक का होगा। अब यदि आपके पास ना पैसा कभी फ्रॉड हो जाता है आपके साथ, आप बैंक में जाओगे, बैंक वाला हाथ ऊपर कर देगा, बोलेगा नहीं सर मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, आप पुलिस के पास जाओ। जब आप पुलिस के पास जाते हो तो पुलिस कुछ नहीं कर पाता है। तो एक चीज़ हम ज़रूर बताएंगे यहाँ पे कि यदि किसी के साथ धोखाधड़ी होता है तो हमारे यहाँ पे ना 2 तरह के पुलिस स्टेशन है। एक पुलिस स्टेशन है जो नॉर्मल थाना होता है, जिसमें इधर उधर की कार्रवाई होती है। दूसरा जो चीज़ होता है ना, आप साइबर के पास जाइए, साइबर पुलिस भी होता है हमारा अलग से, साइबर थाना भी होता है। तो आप पता करें कि आपके आसपास साइबर थाना कहाँ पे है, आपका ज़िला में ज़रूर होगा। तो वहाँ पे जाके ये केस आप दर्ज करें, और वो भी जो धोखाधड़ी हुआ है उसके 90 दिन के अंदर केस दर्ज करें, ठीक है, एफआईआर दर्ज करें, जिससे कि ये यहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल थाने में जाएंगे ना आप, तो वो आप ही को सिखाना स्टार्ट कर देंगे, आपको पता नहीं है ये फ़ोन आएगा, ये नहीं है। अरे भैया उतना पता होता तो हम खुद करते थोड़ी ना। तो इसलिए साइबर के पास जाइए, साइबर क्राइम में आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो ये जानकारी आप दूसरों को भी दीजिएगा कि साइबर थाना में जाइए, नहीं कि नॉर्मल थाना में जाइए। आपका फ़ोन भी कभी मिस होता है, ये भी चीज़ें होती है। तो कंटेक्ट टू साइबर थाना, साइबर थाना से पहले कांटेक्ट करिए, नहीं कि आप नॉर्मल थाना में जाएंगे, ये हाथ ऊपर कर देगा, नहीं भैया मेरे पास कुछ है ही नहीं, राइट। उसके बाद है जो बैंक सभी शर्तों को मनवाए, ठीक है, जो निगरानी करते रहे। जैसे हमने पैसा रखा तो हमें लगातार निगरानी करते रहना चाहिए। ये नहीं कि बैंक क्या करती है, छोड़ देती है, निगरानी करती नहीं है, क्या किस कस्टमर के साथ हो रहा है उनको पता नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है एक जो व्यापारिक जो लोग हैं, व्यापारी समूह के जो लोग होते हैं, वो आदर्श रूप से उनको क्या है, बैंकों के बोर्ड में शामिल करने से रोकना चाहिए। क्योंकि जब वो उसमें शामिल होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने निजी हित के लिए चीज़ें पास करवाएंगे, प्रस्ताव रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को उनको अलग करने की ज़रूरत है। तो आज के डिस्कशन में हमने देखा कि कितना ज़्यादा न्यूज़ था, जो न्यूज़ था आप उसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।